हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने चैप्टर नंबर 11 क्लास 12 बायो टेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस को स्टार्ट किया हुआ है। उसके 6 वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। उसमें हमने देखा था, लास्ट वीडियो में हम किया हुआ है कि पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड जो सीक्वेंस होती है वो क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, हम उस सीक्वेंस को बोलते हैं जिसको हम किसी भी साइड से पढ़ें। जैसे कि सपोज दैट कि हमने एक सीक्वेंस ले लिया A T T C C G, ठीक है। इस तरीके से सपोज दैट हमने कोई ये एक सीक्वेंस ले लिया है और अब हमने एक ये क्योंकि डबल स्टैंड होता है, दूसरी सीक्वेंस हमने ले लिया है इस तरीके से। इस तरह से अब आप देखेंगे कि जब डबल हेलिक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, तो एक 3 एंड होता है, एक 5 एंड होता है। इसका भी एक 5 एंड होगा, एक 3 एंड होगा। आप इसको कहीं से भी पढ़ेंगे, चाहे आप इसको 3 एंड टू 5 एंड की डायरेक्शन में इधर से इधर पढ़ें या फिर आप इसको इधर से इधर पढ़ें। आप इधर से पढ़ेंगे तब भी आप ATTCCG पढ़ेंगे और इधर से भी पढ़ेंगे तब भी आप ATTCCG, इस तरह से। तो वो सीक्वेंस जिसको हम डबल किसी भी सीक्वेंस से पढ़ें, चाहे हम एक डायरेक्शन में पढ़ें या दूसरी डायरेक्शन में पढ़ें, लेकिन उसकी जो सीक्वेंस सेम होती है उस सीक्वेंस को हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे, यहाँ पे जो एक्शन दिया हुआ है वो किसका एक्शन दिया हुआ है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का एक्शन दिया हुआ है। और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आपको पता है कि फर्स्ट सबसे पहले वो क्या करता है, इंस्पेक्शन करता है। इंस्पेक्शन करना मतलब पूरी की पूरी स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करता है और उसके बाद 6 बेस पेयर को वो आइडेंटिफाई करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इन्होंने 6 बेस पेयर को आइडेंटिफाई कर लिया है। ये 6 बेस पेयर जो होंगे वो वेक्टर DNA के हैं और ये 6 पेयर जो हैं वो फॉरेन DNA के हैं। जब ये इनको कट करेगा तो वो किस सीक्वेंस में करेगा, वो सेम सीक्वेंस में करेगा। सपोज दैट उसने इधर से इतने पोर्शन को इसने कट किया है, ठीक है, तो इधर से भी वो इसी सीक्वेंस में इसको कट करेगा, इधर से भी वो सेम सीक्वेंस में इसी तरीके से इसको ये कट करेगा। जब ये सेम सीक्वेंस में इसी तरीके से जब इसने इधर से भी कट किया, इधर से भी कट करेगा, तो ये इसके एक फ्रैगमेंट को हटाएगा। जैसे कि सपोज दैट इसने यहाँ से ये ब्लू वाले फ्रैगमेंट को इधर से हटाएंगे और ये पिंक कलर वाले फ्रैगमेंट को यहाँ पे ज्वाइन कराएंगे। तो ये वाला जो फ्रैगमेंट है जब ये सेपरेट हो जाएंगे तो इन्होंने जो एंड बनाई है वो किस तरह से एंड बनाई है, इन्होंने आप देखो इसका एंड कुछ इस तरह से बन गए हैं और दूसरे वाले का इस तरह से बन गया है। जब भी हम इनको ज्वाइन कराएंगे जब हम ज्वाइन कराएंगे तो ये बड़े आराम से इस तरह से ज्वाइन हो जाएंगे। इस तरीके से ये ज्वाइन हो जाएंगे। तो ये जो एंड होते हैं, ठीक है, जो ये एकदम सिंपल नहीं होके अलग तरीके के जो ये एंड होते हैं, इन एंडों को हम बोलते हैं स्टिकी एंड, जो बड़े आराम से कंबाइन करने में हमारी हेल्प करेंगे, क्योंकि हम इनको ऐसे लाएंगे और आराम से इस तरीके से इनको कंबाइन कर देंगे। तो ये क्या होता है, स्टिकी एंड बोलते हैं हम इसको। तो देखो यहाँ पे इस फिगर में इन्होंने शो भी किया हुआ है कि स्टिकी एंड की यहाँ पे फॉर्मेशन हो गई है। ये देखो ये स्टिकी एंड बन गई है, इधर भी देखेंगे इधर भी। अब इन स्टिकी एंडों को हम ज्वाइन कराएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये वाला जो येलो पोर्शन था, ये येलो पोर्शन देखो यहाँ पे ये ज्वाइन हो गया है। तो ये जो फॉर्म हो गया है इसके अंदर वेक्टर के अंदर फॉरेन वाला जो जीन है वो कंबाइन हो गया है, फॉरेन वाले जो DNA है वो कंबाइन हो गया है। और इसको कंबाइन होने के लिए आपको पता है कि यहाँ पे कंबाइन करने के लिए इन्होंने एक एंजाइम यूज़ किया होगा। कौन सा एंजाइम, लाइगेज एंजाइम, ठीक है। और जब इस कंबाइन होने के बाद जो ये फॉर्म हुआ है, जो ये बेस सीक्वेंस फॉर्म हो गई है, जो ये नया DNA फॉर्म हुआ है जिसके अंदर डिज़ायरेबल यानी कि जिसके अंदर एलन DNA कंबाइन था, इस DNA को हम बोलते हैं रिकम्बिनेंट DNA। तो यहाँ पे हमने देखा कि रिकम्बिनेंट DNA की फॉर्मेशन हो गई है। इसके बाद हम आगे देखेंगे तो इस तरीके से जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, पूरे स्ट्रेंथ को
पूरी की पूरी स्ट्रेंथ को इंस्पेक्ट किया था। उसके बाद 6 बेस पेयर को उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को जिन्होंने आइडेंटिफाई किया था, उस सीक्वेंस को उन्होंने स्टिकी एंड की फॉर्म में कट कर लिया। कट करने के बाद फॉरेन डीएनए को वेक्टर डीएनए के अंदर इंसर्ट करा दिया और जो एक न्यू टाइप का डीएनए बना वो कौन सा डीएनए बना? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना। इसके बाद आगे आप देखेंगे कि आपको मैंने अभी जस्ट बताया कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है। तो देखेंगे इधर से आप द सेम वर्ड विच रीड बोथ फॉरवर्ड और बैकवर्ड, वो वर्ड जिनको आप आगे से या पीछे से, जैसे कि सपोज दैट आपने वर्ड लिया मैडम, MADAM, अब आप इसको चाहे इस डायरेक्शन में पढ़ें या इस डायरेक्शन में पढ़ें, आप सेम स्पेल पढ़ेंगे। उसी तरीके से इसमें एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, ये वाला मलयालम, MALAYALAM, ये भी आप देखेंगे ये भी सेम सीक्वेंस है। इधर से पढ़िए चाहे उधर से पढ़े, आपको ये सेम सीक्वेंस लगेगी। तो वो सीक्वेंस जो बोथ डायरेक्शन में सेम होती है, वेयर द सेम वर्ड इज रीड इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में जो पढ़ने में हमें सेम लगे, उसी तरीके से पैलिंड्रोमिक इन डीएनए इज ए सीक्वेंस। तो उसी तरीके से डीएनए के अंदर भी वो सीक्वेंस, किसकी? बेस पेयर की वो सीक्वेंस जिन्हें हम दोनों स्टैंड्स में पढ़ें तो वो हमें सेम लगे। इस तरह से रीडिंग इज केप्ट द सेम, जो हमें सेम लगे। जैसे कि मैंने जस्ट आपको स्टार्टिंग में भी, वीडियो की स्टार्टिंग में भी एग्जांपल बताया था और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि यहाँ पे हमने 5 to 3 अगर हम गए तो GAATTC, और इधर भी हम 5 to 3 जाएंगे दूसरी स्टैंड के अंदर तो भी GAATTC, GAATTC ही इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में फॉरवर्ड या बैकवर्ड हम पढ़ेंगे तो ये सेम सीक्वेंस होगी। तो इस सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। इसके बाद हम आप देखेंगे कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने डीएनए के दोनों पोर्शनों को क्या किया है? कट कर दिया है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द स्टैंड ऑफ डीएनए, डीएनए के स्टैंड को कट किया है। कहाँ से? सेंटर से। कौन सी साइड से? पैलिंड्रोमिक साइड से। तो ये जो बेस पेयर बनेंगे, सम द सेम टू बेसिस ऑन द अपोजिट स्टैंड, तो दोनों के अपोजिट स्टैंड में सेम बेसिस उसने कट कर लिए थे, जो मैंने आपको बताया भी था कि वो जो सेम बेसिस में कट करेंगे। जैसे कि मैं इसी में एक बार और बता देती हूँ आपको कि अगर ये सेम बेसिस में कट करेंगे तो ये यहाँ से कितने पोर्शन को कट करेंगे? इधर से ये इतना पोर्शन इसने एक का कट किया है और इतना ही पोर्शन ये दूसरे वाले, ये सपोज दैट ये वेक्टर डीएनए है, दूसरा फॉरेन डीएनए की भी ये इसी तरीके से पोर्शन को ये कट कर लेंगे। तो जो ये इस तरीके से कट करना होता है, उस कट करने वाले पोर्शन को मैंने आपको पहले ही बताया है, उसको हम बोलते हैं स्टिकी एंड। तो ये क्या फॉर्म हो जाएंगे? स्टिकी एंड इसमें फॉर्म हो जाएंगे। और दीज आर नेम्स, इनको नेम क्यों दिया है? क्योंकि इनकी जो बॉन्डिंग होगी वो सेम हो जाएगी, वो अपने जो अपने कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं उनको वो इजीली बाइंड कर पाएंगे। जैसे कि आपने देखा कि इस तरीके से इन्होंने एक सीक्वेंस को कट किया था ऐसे करके, मान लो इस तरीके से कोई भी एक एग्जांपल ले लो। मान लो यहाँ पे इन्होंने ए के साथ टी किया है और यहाँ पे सी है, फिर यहाँ सपोज दैट ए है। तो यहाँ पे अगर ये दूसरे वाले के पोर्शन को इस तरह से लाएंगे तो ये यहाँ पे कौन से पोर्शन को कट करेंगे? जी को कट करेंगे। यहाँ भी जी होगा और यहाँ पे टी होगा और इसी तरीके से ये उसको जब बाइंड करेंगे, जब ये इधर आएगा तो ये यहाँ पे जो इसके हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे वो जी पोर्शन को बाइंड कर लेंगे। इसके हाइड्रोजन बॉन्ड इधर वाले को ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ये आप डीएनए वाले स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं। उसी तरीके से यहाँ पे जो टी है वो टी यहाँ पे इजीली बाइंड हो जाएगा। तो इस तरीके से ये इजीली उस सीक्वेंस को कट करेंगे जो सीक्वेंस इजीली कॉम्प्लीमेंट्री को ज्वाइन करा पाए। तो ये जो सीक्वेंस होती है उसको हम स्टिकी बोलते हैं। ये इजीली अपने जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है उसे इजीली अपने साथ बाइंड करेंगे, लेकिन उन्हें बाइंड कराने के लिए भी एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी और वो एंजाइम कौन सा होगा? लाइगेज एंजाइम होगा। आपको पता है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को जेनेटिक इंजीनियरिंग में किस लिए यूज़ किया गया था? ताकि वो रिकॉम्बिनेंट फॉर्म कर सके। रिकॉम्बिनेंट कौन सा फॉर्म होना था? जिसके अंदर डिज़ायरेबल जीन आ गए थे, जिसके अंदर हमने एक डिज़ायरेबल करेक्टर को कंबाइन किया था। रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बने थे? व्हेन आर कंपोज ऑफ डीएनए फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, जब हमने अलग सोर्स से, किसी भी सोर्स से, जैसे कि जो फॉरेन डीएनए है उसको भी तो हमने किसी अलग सोर्स से लिया था, डिफरेंट सोर्स या जीनोम से हम लेंगे और उसे हम
वेक्टर के अंदर यानी होस्ट का जो जीन होगा उसके अंदर हम उसे कंबाइन करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो फॉर्म होता है फिर वो रिकम्बिनेंट फॉर्म होता है। तो आपको पता है कट करने के लिए आपने एंजाइम यूज़ किया था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, और इसने किस फॉर्म में कट किया था, इसने स्टिकी एंड की फॉर्म में कट किया था। और जब हमने इसके स्टिकी एंड को ज्वाइन कराया तो हमने एक एंजाइम यूज़ किया था लाइगेज। एक बार दोबारा से यहाँ पे आप देख लेंगे कि ये फॉरेन डीएनए है जिसके अंदर डिज़ायरेबल करैक्टर है, और ये वेक्टर डीएनए है जिसके अंदर हम करैक्टर को चाह रहे हैं। ठीक है, तो हमने ये फॉरेन डीएनए है, इसके पार्ट्स को, इसके डीएनए को हमने कट कर लिया। कहाँ पे? स्पेसिफिक साइट पे। किस फॉर्म में? स्टिकी एंड की फॉर्म में। उसी तरीके से हमें यहाँ पे भी जिस डीएनए की स्पेस पर हमें इंसर्ट कराना था इसको भी हमने कट कर लिया। ये कट हो गया है, इधर से भी कट कर लिया है। अब जो बेस सीक्वेंस उसने इंस्पेक्ट की थी, रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस ने कट की थी, स्टिकी एंड फॉर्म किए थे, उसी के हेल्प से हमने यहाँ के पोर्शन को इसके जो ये वाला पोर्शन था उसके साथ कंबाइन किया। और कंबाइन करने के बाद ये वाला पोर्शन यहाँ पे इसमें देखो बाइंड हो गया है, और कौन सी फॉर्म में? स्टिकी एंड की फॉर्म में। जब ये बाइंड हुआ तो यहाँ पे हमने एक एंजाइम लिया, उस एंजाइम को हम बोलेंगे लाइगेज एंजाइम। बनने के बाद जो ये पूरा कंप्लीट बना है, ये बना है रिकॉम्बिनेंट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमने डिज़ायरेबल जीन को इंसर्ट कर दिया है। जब ये बन जाएगा तब हम इसे होस्ट के अंदर इंसर्ट कराएंगे। हमने इसको किस में इंसर्ट करा दिया? ई. कोलाई में इंसर्ट करा दिया। और जो ये रिकॉम्बिनेंट है वो क्या फॉर्म करेगा? क्लोन फॉर्म करेगा। ये बन गए इसके क्लोन। तो ये वाली चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो ये पूरा प्रोसेस जिसके अंदर हम रिकम्बिनेंट डीएनए को फॉर्म करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस को लेकर कट करने के बाद हम लाइगेज एंजाइम की हेल्प से उस डिज़ायरेबल करैक्टर वाले जीन को वेक्टर डीएनए के अंदर हम बाइंड कर देंगे। बाइंड करने के बाद हम उसे होस्ट के अंदर इंसर्ट कर देते हैं, और होस्ट के अंदर इंसर्ट करने के बाद हम उसे मल्टीपल कॉपीज़ यानी क्लोनिंग कराते हैं। तो ये इस तरीके से हम उसकी मल्टीपल कॉपीज़ गेन कर सकते हैं। तो ये जो हमने अभी पढ़ा है, तो यू मे हैव रियलाइज दैट, तो आपको कंफर्म हो गया होगा कि नॉर्मली अनलेस वन कट द वेक्टर एंड द सोर्स डीएनए विद द सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द रिकम्बिनेंट वेक्टर मॉलिक्यूल कैन नॉट बी क्रिएटेड। तो इतना तो आपको कंफर्म हो गया होगा कि अगर आप कट नहीं करेंगे किसको? फॉरेन डीएनए को या वेक्टर डीएनए को, जहाँ से आपको जिस सोर्स से आपको डीएनए को यानी कि इनटेक करना है और फिर आपको उसे इंसर्ट कराना है, तो अगर आप नहीं उसे कट नहीं करेंगे तो आप रिकम्बिनेंट वेक्टर क्रिएट नहीं कर सकते हैं। आपको इसे क्रिएट करने के लिए पहले रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस की हेल्प से कट भी करना पड़ेगा। कट करने के बाद उसे लाइगेज एंजाइम की हेल्प से ज्वाइन भी कराना होगा। तो इस तरीके से आप इस टॉपिक को इधर तक अभी कवर करें। इसके बाद हम आगे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।